हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर एक बढ़िया सा चैप्टर है, दैट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम आता है। तो ये क्या होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब सबसे पहले आपके सामने है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिंग ऑफ अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। कोई भी रेंट या रेवेन्यू कोई आपको मिल रहा है, लैंड जो आपने लेटिंग पे दी है और वो इंडिया में है, या फिर वो लैंड आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी की सारी यानी जितना भी रेंट होगा या जितनी भी वो लैंड होगी, जितने की भी वो लैंड होगी, वो सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी किसके अंदर, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। और नोट क्या है, इफ़ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, यानी अगर रेंट रेवेन्यू आ जरूर रहा है लेकिन वो फॉरेन कंट्री में है, तो उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम को इसमें टैक्सेबल नहीं मानोगे। आप किस में मानोगे, दैट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो फॉरेन इनकम वाली यहाँ पे नहीं आएगी। अब बात यह है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी आप एग्रीकल्चर इनकम में लिख सकते हो। और एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या आता है, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग इन रूरल एरिया रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। रूरल एरिया में जो बिल्डिंग है वो एग्रीकल्चर के किसी काम में आ रही है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। और इसमें नोट ये है कि इफ़ फार्म बिल्डिंग इन अर्बन ऑल्सो, यानी अगर आपकी फार्म जो बिल्डिंग यहाँ पे बात की गई है फार्म बिल्डिंग की, अगर वो अर्बन एरिया में भी है, उसे भी आप एग्रीकल्चर लैंड मानोगे। और इनकम फ्रॉम सीड्स ग्रोन इन नर्सरी ऑल्सो एज अ एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर कोई इनकम जो आपको नर्सरी के सीड्स यानी नर्सरी में जो आप सीड्स उगा रहे हो उसमें से आ रही है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब आपके सामने एक छोटा सा एक और टॉपिक इसके अंदर है, दैट इज डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी। अगर आप एग्रीकल्चर कंपनी में से कोई डिविडेंड इनकम ले रहे हो तो आप उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे, उसे आप ट्रीट करोगे अंडर सेक्शन 115 के अंदर, यानी ओ के अंदर। तो उसमें क्या रेट लगता है, 17.472 किसको मिलाकर, 15% को, सरचार्ज को और HEC को मिलाकर। तो डिविडेंड इनकम इसमें चार्ज होगी, ना कि एग्रीकल्चर इनकम में। तो ये चीज़ आपके सामने बेसिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने है एग्रीकल्चर इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी, और डिविडेंड को ही वही बात हो गई जो अभी हमने बात पीछे की है, बस वही आपको एक हेडिंग नहीं आ गई कि फॉरेन कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी और डिविडेंड कैसे होगा, ये आपको बता दिया है। अब इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं कि एग्रीकल्चर इनकम आप किसे मानोगे। अगर आपने कोई सेल ऑफ सीड्स किया, वहाँ से आपको इनकम आई है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। कोई आपने फ्लावर्स ग्रो किए हैं, वहाँ से इनकम आपको आ रही है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। कोई ग्रोइंग बैम्बूज आप लगा रहे हो, उसमें से आपको इनकम आ रही है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और अगर कोई रेंट आपको मिल रहा है उस लैंड से जहाँ पे आपने लैंड ग्रेजिंग ऑफ कैटेगरी यूज़ की है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कोई भी ब्रीडिंग ऑफ लिव स्टॉक के बाद आपको कोई इनकम आ रही है, वो नहीं मानी जाएगी। कोई फिशरी से, कोई पोल्ट्री फार्म से या कोई डेयरी फार्म से अगर आपको कोई इनकम आ रही है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब आगे है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कोई एग्रीकल्चर इनकम ले रही है, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म ही एग्रीकल्चर का काम करती है और उसे एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो वो चीज़ एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम का काम करते हुए पार्टनरशिप फर्म ने किसी को सैलरी दी है या इंटरेस्ट दिया है, तो उस सैलरी या इंटरेस्ट को हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। तो ये दोनों डिफरेंसेस को अपने माइंड में ज़रूर रखना है प्रैक्टिकल को करते टाइम। अब उसके बाद आते हैं प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया तो उसे आप क्या करोगे, नो, यानी उसे आप एग्रीकल्चर लैंड के अंदर एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानोगे। और क्यों नहीं मानोगे, क्योंकि जो भी कैपिटल गेन वहाँ से आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, बल्कि उसे हम अंडर सेक्शन 45 के अंदर यानी कैपिटल गेन के अंदर ही क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। हो गया ये भी। अब रूल 7 क्या कहता है कि इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। अगर आपने कोई भी ग्रो या मैन्युफैक्चर किया है किसी प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या होगा, कैलकुलेट कैसे होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जितनी आपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की है या प्रोड्यूस किया है उसकी मार्केट वैल्यू, उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस कर देनी है, तो आपके पास क्या निकल जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन आपके साथ रूल 7 के अंदर आ जाएगी। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, इसमें से जो हमने किया है उसे ही एग्जाम्पल के वे में आपको क्लियर करता हूँ।
तो आपके सामने है ए ने ग्रो किया शुगर केन ताकि शुगर बना सके फैक्ट्री के अंदर, 30% शुगर केन सोल्ड हुआ है 10 लाख का और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख। सिमिलरली 70% कल्टीवेशन हुई है 14 लाख की और मार्केट वैल्यू उसकी थी 22 लाख। तो मार्केट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया, 10 लाख और 22 लाख कितना बन गया 32 और 5 लाख और आपका बचा दैट इज 14 लाख, दोनों को ऐड किया तो 19। तो कल्टीवेशन बीच में से लेस कर देनी है तो आपके पास क्या निकल के आएगी एग्रीकल्चर इनकम। हो गई ये भी। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, तो दो केसेस हैं इसके अंदर कि अगर आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रही है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन मार्केट वैल्यू, यानी एग्रीकल्चर जो आप बना रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो एग्रीकल्चर में वो कैपेबल है सेल करने के लिए भी और मार्केट में प्रोड्यूस करने मतलब मार्केट में बेचने के लिए भी। तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू कैलकुलेटेड एट एवरेज प्राइस एट विच इट हैज़ बिन सोल्ड, जिसमें वो सोल्ड हो रहा है जिस पे वो सोल्ड हो रहा है उसके एवरेज प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। और अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हो यानी एग्रीकल्चर में से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और वो इनकैपेबल है सोल्ड करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्या मानी जाएगी, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में से रेंट को ऐड कर देना है जिसके लिए वो उगाई जा रही है और उसमें कोई प्रॉफिट आया है तो वो भी आपने ऐड कर देना है। तो ये दोनों केसेस को आपने माइंड में रखना है कि मार्केट वैल्यू किस बेस से आएगी आपके पास और किस बेस से आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद आता है कि इन केस अगर आपको ये थोड़े से यानी रबर वाला बिजनेस आ जाए, कॉफ़ी या टी वाला बिजनेस आ जाए, तो इसमें आपने कैसे कैलकुलेट करनी है एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम। तो इसमें आपको अपॉर्चुनेट कर दिया गया है, यानी अगर आपको रबर कंपनी का केस आया तो उसमें दोनों इनकम मानी जाती है, बिजनेस भी और एग्रीकल्चर भी। तो कितना कितना एग्रीकल्चर और कितना कितना बिजनेस माना जाता है, तो 7A रूल के अंदर 65% आपको एग्रीकल्चर इनकम रबर के केस में है और 35 इनकम आपने किसका मतलब 35% अपना प्रॉफिट का निकाल के आपने बिजनेस इनकम निकाल लेनी है। एग्जाम्पल है इसके आगे आपको बताता हूँ, तो पहले आप समझो कि प्रॉफिट का आपने क्या करना है या इनकम का आपने क्या करना है। 65% निकाल के रबर की क्या निकल आएगी एग्रीकल्चर इनकम, और अगर आपने 35% किया तो बिजनेस इनकम। कॉफ़ी के केस में अगर आप ग्रॉन या क्रूड उगा रहे हो सेल कर रहे हो उसको तो 75 और 25, और अगर आप रोस्टेड भी कर रहे हो ग्राउंडेड भी कर रहे हो तो 60-40 वाली परसेंटेज है। और टी के केस में सेम रहेगी, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं जानना, यानी 60 और 40 ही रहेगी। बस आपको ये दो तीन केसेस हैं उसे समझना है। अब आपको क्लैरिटी हो जाएगी जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ये रही आपके सामने एग्जांपल कि मिस्टर काविन ने मैन्युफैक्चर की है लेटेक्स। लेटेक्स मीन्स एक मिल्की फ्लूइड होता है जो रबर प्लांट्स में से आता है। तो रबर प्लांट्स मीन्स रबर वाली, अब परसेंटेज याद रखो 65 और 35। तो आपने वही चीज़ की है जैसे मैंने अभी कहा, प्रॉफिट को आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो मार्केट वैल्यू 30 थी, उसमें से आपने कॉस्ट माइनस कर दी और मैन्युफैक्चरिंग भी माइनस कर दी, तो 12 लाख आ गया। और 12 लाख को आपने 65% किया तो 7.8 आपका एग्रीकल्चर इनकम आया और 35% किया तो 4.2। तो हमने एग्रीकल्चर इनकम को ही देखना है। तो ऐसे आपने पिछले वाले केस जो हमने कहा था उसे क्लियर कर लिया है। अब हम पार्शियली इंटीग्रेशन करेंगे, यानी अगर आपकी पार्शियली इंटीग्रेशन हुई है, इंटीग्रेशन मीन्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आ गई या एग्रीकल्चर इनकम आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम में चली गई, तो क्या होगा। ये केस सभी के लिए अप्लाई करता है। और अगर आपने कंडीशंस यानी इस केस को अप्लाई करना है तो आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 पर एनम यानी पूरे साल की 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। और NAI मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक से ज़्यादा होनी चाहिए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, ये 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए। हो गया ये भी। इसके बाद आते हैं कि आपने कैसे निकालनी है ये जो पिट यानी पिट जो आपने अभी पढ़ा पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले आपने टैक्स निकालना है नेट एग्रीकल्चर इनकम के नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम को मिलाकर टैक्स निकालना है सबसे पहले। उसके बाद आपने टैक्स निकालना है नेट एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करके, और दोनों का जो टैक्स निकल के आएगा ए में से बी वाले टैक्स को माइनस कर देना है तो आपके पास सी आ जाएगा। तो देन आपने क्या करना है, सी वाले को अगर कोई सरचार्ज हुआ तो बढ़ा देना है, अगर नहीं हुआ तो जितना रिबेट दिया होगा उसमें से माइनस कर देना है। तो बाद में रिबेट में से भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है अपना एजुकेशन वाला सेस यानी टैक्स। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, पिट यानी पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो ये ज़रूरी स्टेप्स हैं आपको माइंड में रखने वाले, तो ध्यान से देख लेना, इजी स्टेप लिखे हुए हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम अपने टैक्स हॉलीडेज़, यानी अब आपको कुछ टैक्स हॉलीडेज़ यानी कुछ एग्जाम्पशन आपको सेक्शन 10AA के अंदर भी दी गई हैं SEZ के वे में। तो SEZ मीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
तो ये केस किसके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी किन कंडीशंस के अंदर एप्लीकेबल है? अगर आपको प्रॉफिट कोई एक्सपोर्ट करते हुए, यानी क्या चीज़ें, यानी कोई आर्टिकल या कोई थिंग्स जो आपने SEZ के रिलेशन में प्रोवाइड की हैं या एक्सपोर्ट की हैं, तो उसमें से जो कोई प्रॉफिट आया दैट इज़ कॉल्ड एग्जाम्पशन अंडर SEZ। और असेसी कौन होगा? इस बिजनेस में होना ज़रूरी है, दिस इसलिए एरो भी इधर डाला हुआ है। कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, यानी कैसे हमने डिडक्शन करनी है इसके अंदर? तो जितना प्रॉफिट आपको आया मल्टीप्लाई बाय जितनी आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर की है डिवाइडेड बाय टोटल आपने जितनी करनी थी, यानी टोटल कितनी है और कितनी एक्सपोर्ट हुई है उसके, यानी टोटल टर्नओवर को डिवाइड कर रखना है और एक्सपोर्ट जितनी की है उसे ऊपर और मल्टीप्लाई प्रॉफिट करके आपके पास क्या निकल आएगी? डिडक्शन निकल आएगी। तो ये डिडक्शन में से आपने ये सारी चीज़ें लेस कर देनी है, जैसे फ्रेड, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस या कोई भी एक्सपेंस जो आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है या SEZ से रिलेटेड है, वो आपने एक्सपोर्ट या फिर टोटल टर्नओवर के बीच में नहीं डालना। तो इसे आपने लेस कर दोगे। और अब आपकी बात आती है कि डिडक्शन जो है वो कितने तक रहेगी? 15 PY तक, यानी 15 सालों तक, 15 प्रीवियस ईयर तक। लेकिन ये ध्यान से समझना है कि पहले तक तो आपको 100% मिल जाएगी, नेक्स्ट 5 ईयर तक 50% मिलेगी, और नेक्स्ट में अगर आपने लेनी है ना तो आपको कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ कंडीशन पूरी करनी है। वो क्या है? अमाउंट नॉट एक्सीड 50%, यानी जितनी भी अमाउंट आएगी वो 50% से एक्सीड नहीं रखनी, और प्रॉफिट डेबिटेड कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितना डेबिटेड होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये केस हो गया। लेकिन अब ये है कि जितना क्रेडिटेड होगा ना वो अमाउंट, वो आपकी किस में चली जाएगी? री इन्वेस्ट कर दी जाएगी रिजर्व के अंदर, और यूटिलाइज आपने कोई स्पेशल पर्पस के लिए करनी है। तो यूटिलाइज के लिए आपके पास कंडीशंस हैं, किस में करनी है? फॉर एक्वायर P&M, यानी प्लांट एंड मशीनरी, जो कि अभी 3 सालों में एक्सपायर होने वाली है, उसको 3 सालों में ही, यानी अभी 3 साल पड़े हैं जिसको एक्सपायर होने में, उस पीरियड में अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर किया है तब आपको इस 5 ईयर के अंदर क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अनटिल एक्वाजिशन, अगर आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ तक आपको क्या कंडीशन पूरी करनी है कि एक्वाजिशन तक आपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या करनी है? इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी यूटिलाइजेशन करनी है। और अगर आप कर सकते हो, यानी अब ये देखो, अब नॉट यूटिलाइज, ये तो हो गई यूटिलाइजेशन पर्पस के लिए। अब अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, यानी अगर आपने यूटिलाइज कर दिया है, तो अगर आपने किस में यूटिलाइज किया? डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड के अंदर, तो आपको डिडक्शन इसके अंदर, यानी अदर्स, ये 15, यानी ये 10 ईयर्स तक तो मिल जाएगी। लेकिन इस ईयर में, यानी ये अदर 5 ईयर्स में अगर आपने लेनी है ना तो आपको यूटिलाइजेशन तो करनी पड़ेगी। उसके बाद ये यूटिलाइजेशन किस में करनी, ये भी हो गया। अब अगर आपने यूटिलाइजेशन किसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड में कर दी तो वो एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने किसी एसेट को आउटसाइड इंडिया में क्रिएट करने के लिए यूटिलाइजेशन की है तो वो भी यूटिलाइजेशन इस केस के अंदर नहीं मानी जाएगी। तो ये SEZ के कुछ केसेस हैं, कितनी डिडक्शन मिलनी है, कितना पीरियड है, ये भी आपको आज समझा दिया। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो जो मेन चीज़ें थी, पिट हो गया, या फिर आपका कैसे हमने अपोर्शनेट करना है किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और इसके अलावा मार्केट वैल्यू, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होती है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और फॉरेन इनकम का क्या करेंगे, और प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और एग्रीकल्चर इनकम का बेसिक क्या था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज मैंने करवा दी हैं। एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।